class. My name is Toman Madni and I am a chemistry instructor. आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वो ओजोन डिप्लेशन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है. In chapter number 7 atmosphere we already discussed about ozone. What is ozone? What is the composition of ozone? हम उन चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को अपने टॉपिक से रिलेट करेंगे. जैसे हमें पता है कि हमारे पास हमारे अर्थ के गिर्द, ये अगर हमारी अर्थ है, इस अर्थ के गिर्द एक ब्लैंकेट ऑफ एयर मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. ये जो मैं पर्पल कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारे पास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये हमने इसकी कंपोजिशन को डिटेल से डिस्कस किया था. तो हमने कहा था कि ये 4 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है. इसकी 4 लेयर्स हैं. ठीक है, सबसे पहली लेयर को हमने ट्रोपोस्फेयर का नाम दिया, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. वी ऑलरेडी डिस्कस दीज लेयर्स इन चैप्टर नंबर 7. अब हम इसके बारे में क्या, हम असल में ओजोन का पढ़ना चाह रहे हैं. ओजोन क्या है? जो हमारे पास सेकेंड लेयर है ना, अर्थ से सबसे पहले 0 to 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर हमारा ट्रोपोस्फेयर लाई करता है. ट्रोपोस्फेयर के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट रीजन है अप टू 50 किलोमीटर वो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है. स्ट्रेटोस्फेयर के मिड के अंदर हमारे पास ओजोन लेयर मैक्सिमम पाई जाती है. वैसे तो ओजोन जो है वो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना वो 0 से ये जो आपके पास 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर में है. और अगर हम ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर का मिड करें तो वो कहता है कि ज़मीन से 25 से 30 किलोमीटर का जो फासला है ना, इस किलोमीटर के फासले के अंदर जो ओजोन है वो मैक्सिमम पाई जाती है. उसके बाद हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन. ओजोन क्या करती है, ओजोन का क्या काम है. तो हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पर हमारे पास सन मौजूद है. सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं ये उसे फिल्टर करता है, हार्मफुल रेडिएशंस को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है और हार्मलेस रेडिएशंस देन हमारी अर्थ के ऊपर आती हैं. ये अगर मिसाल के तौर पर हम इसे एक और कलर से शो करें कि ये जो ग्रीन कलर है ये हार्मफुल रेडिएशंस है, तो ये हार्मफुल रेडिएशंस को नहीं आने देगा, बल्कि ये जो हार्मलेस रेडिएशंस हैं वो आपके पास अर्थ तक पहुंचेंगी. ठीक है, ये हमारे पास ओजोन लेयर और ओजोन लेयर का फंक्शन था. अब व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन एंड व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट विच काज ओजोन डिप्लेशन. यानी सबसे एक दो चीज़ें होगी ना. सबसे पहले ओजोन डिप्लेशन क्या है, दूसरी बात ये कि अगर ओजोन डिप्लेशन है तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रही है. अब एक और हम फिगर ड्रॉ करते हैं. जैसे ये हमारे पास अर्थ आ गई, फिर ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, इस ब्लैंकेट ऑफ एयर के अंदर क्या हुआ कि जो ओजोन की लेयर थी ना वो डिप्लीट होगी. डिप्लीट का मतलब टूट गई. जब वो टूट जाएगी तो हमारे पास जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फिल्टर नहीं हो सकेंगी और आपके पास जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस है, यानी ये ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हार्मफुल रेडिएशंस है. ये हार्मफुल रेडिएशंस भी अर्थ तक पहुँचेंगी और वेरियस डिजीज़ कॉज करेंगी. यानी अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास ओजोन लेयर थी, यहाँ पे डिप्लीट होगी. ठीक है, और यहाँ पे अब ये जो रीजन मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर क्या हुआ, ओजोन डिप्लेशन हुई. जब यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन होगी, ये देखें ये खाली रीजन, इसके अंदर ओजोन डिप्लेशन, तो जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो भी अर्थ तक आएंगी. जब हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ तक आएंगी तो वेरियस किस्म की डिजीज़ कॉज करेंगी, जिसके अंदर मेजर जो है वो स्किन कैंसर है. अब हम इसके सबसे पहले हम जो दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये हाउ ओजोन डिप्लीटेड, कि ओजोन लेयर असल में डिप्लीट हो कैसे रही है. ओजोन लेयर डिप्लीट हो कैसे रही है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, इसके पीछे रीज़न क्या है, हाउ ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड. ठीक है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है. कॉजेटिव एजेंट जिसकी वजह से ये डिप्लीट हो रही है. ठीक है, अब हमारे पास असल में वो कहता है कि जो रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रिज वगैरह, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और आपके पास जो एसी एयर कंडीशनर्स है, वो कहता है ये जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है ना, इसके अंदर पहले इस्तेमाल होती थी लेकिन अब नहीं यूज़ होती. अब इसे हमने कम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया. CFCl3, यू आर वेल नाउन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नाउ दैट
कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें तो ये आएगा CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एसी में इस्तेमाल करते थे कूलिंग पर्पस के लिए। इसने क्या किया, जब ये गैस रिलीज होके हमारे एटमॉस्फेयर में जाती थी ना, तो वहाँ पर जाके जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती थी, तो ये फ्री रेडिकल बना के यहाँ से स्केप आउट हो जाता था। और आपने ये बिल्कुल सेम प्रोसेस पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शंस ऑफ अल्केन हैलोजिनेशन रिएक्शन। आपने वहाँ भी यही किया था कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल बन जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना था ना, CFCl2 रह जाएगा प्लस Cl डॉट, ये फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव स्पीशी, वी आर वेल नाउन अबाउट दैट। अब जब ये आपको दूसरी बात, आपने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास के अंदर फ्री रेडिकल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी स्पीशी के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्री रेडिकल होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये मेन कॉजेटिव एजेंट है फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। आपने पढ़ा ये O3। अब जब ये इस जो फ्री रेडिकल है, ये क्या करता है, यहाँ पे इसे ब्रेक कर देता है, ClO बनाता है ये, ठीक है। आप ClO भी लिख सकते हैं इसे। और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन के ऊपर इस वजह से ये सिंगल चार्ज आता है, फ्री रेडिकल रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है और इस कंडीशन में उसका सिर्फ एक बॉन्ड बनता है। उसके बाद क्या होता है, ये Cl फिर ClO जो है ये फिर यहाँ से रिलीज होता है, Cl डॉट प्लस O डॉट। अब O डॉट जो है, O डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ये O2 बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ना, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपके तकरीबन, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, 1 लाख के करीब ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। और आपने पहले भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पढ़ा था कि O2 प्लस O जब मिलती हैं तो आपके पास O3 ओजोन बनती है। ओजोन क्या है, ओजोन आपने कहा था ये इसका फॉर्मेशन, यानी ये इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है। और जब O3 टूटता है तो आपके पास O2 प्लस O डॉट बनता है, और ये जो है ये डीकम्पोजिशन प्रोसेस है। अब ये जो ये O है ना, जब ये ऑक्युपाइड हो जाएगा तो इसे फिर फ्री O नहीं मिलेंगे कि ये ओजोन को दोबारा बना सके, जिसकी वजह से ओजोन जो है जो वो डिप्लीट हो जाएगा। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, व्हाट इफेक्ट्स ऑन द नेचर, व्हाट इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, क्या इफेक्ट्स कर रहा है ये, हमारे इन्वायरमेंट को कैसे ख़राब कर रही है। अब ओजोन लेयर की वजह से पहले तो ये बात है कि जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो सबसे पहले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक आएंगी, जो सबसे पहले एक मेजर कॉज करेंगी स्किन कैंसर का, ठीक है। स्किन कैंसर की बीमारी जो है वो सबसे पहले इसकी वजह से होगी। दूसरी जगह पे इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, ये डिजीजेस बढ़ जाएंगी। मलेरिया कैसे बढ़ेगा, असल में आप कहेंगे मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। मलेरिया हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है जी, एनोफिलस है जो कि ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है। तो सर ये मच्छर की वजह से होने वाली चीज़ है, इसका ओजोन का क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी ओजोन अगर हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं तो वो तो मच्छर की वजह से मलेरिया हो रहा है, इसके अंदर इन्फेक्शन, इसका क्या है, इसका बेटा ये रोल है कि जब आपकी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी उस एनोफिलस के लिए कि वो अपनी रिप्रोडक्शन को ज़्यादा कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे मॉस्क्यूटो बना सके, और वो मॉस्क्यूटो जब किसी को बाइट करेंगे तो सेम वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करेंगे। फिर उसके बाद अगली बात वो कह रहा है कि इसकी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो जाएगा। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट की वजह से डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और वो डिस्टर्बेंस जो होगी वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फूड चेन को ख़राब कर देगी, हमारी प्लांट्स का लाइफ साइकिल ख़राब होगा, फूड चेन ख़राब होगी। ख़ास तौर पे जो हमारे पास एशिया का रीजन है ना, जैसे हमारा, अब यहाँ पर सारे मौसम पाए जाते हैं, तो इस वजह से इधर के लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। अब ये प्रॉपर तौर पे एक्सपीरियंस की गई है, जो आपके पास ये अंटार्कटिका में और आर्कटिक में आपके पास
1980 और आपके पास जो 1990 है ना, इसके अंदर ये प्रॉपर तौर पे ओजोन डिप्लेशन का इशू अंटार्कटिका और आपके पास आर्कटिक, इसके अंदर प्रॉपर तौर पे ये एक्सपीरियंस की गई है ओजोन डिप्लेशन कि वहाँ पर डिप्लीट हो गई थी, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़मीन तक आने लगी, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अच्छा, इस वजह से अब गवर्नमेंट ने ना और बहुत से सिविलाइज्ड कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस बात पर पाबंदी आयद कर दी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके हैज़र्ड्स बहुत हैं, इसके इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स बहुत हैं। जैसे अगर आप अपनी कॉमन एग्जांपल तलाश करें तो क्या है, आजकल आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर पॉलीथीन बैग्स, यानी ये जो आपके शॉपर हैं, इस पे पाबंदी लग चुकी है। इसी वजह से, क्योंकि वो पॉल्यूशन काज करते थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, जब उन्हें जलाया जाता था तो उनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती थी, हार्मफुल गैसेस निकलती थी जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उस पर भी पाबंदी आयद कर दी। अब इसकी जगह हम और बहुत सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि कूलिंग पर्पस के लिए रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में, जिसमें एक का नाम मैं आपको बता देता हूं, टेट्रा क्लोरो ईथेन। अब यू आर वेल नाउन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नाउ दैट व्हाट इज टेट्रा क्लोरो ईथेन। ठीक है, कल की आपकी असाइनमेंट ये है, आपने टेट्रा क्लोरो ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे बना के भेजना है ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं क्या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक याद है या आप भूल चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आई होगी। गुड बाय, हैव अ गुड डे।